नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस यूट्यूब एनालिसिस में जिसमें हम बात करने वाले हैं हेरिटेज फूड्स लिमिटेड की। तो जैसा कि यहाँ पे आपको फ़ोटो से पता लग ही रहा है, कंपनी एक डेयरी कंपनी है, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कंपनी का बिज़नेस क्या है, एग्जैक्टली कंपनी कौन से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, कहाँ पे सेल करती है, और उसके साथ साथ जो भी रिलेटेड इसके बिज़नेस है उसकी बात होगी। और उसके बाद हम बात करेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स की, जिसमें हम ग्रोथ की बात करेंगे, रिटर्न रेशियोज़ की बात करेंगे, डेट की बात करेंगे, कैश फ्लोज इस सब की बात करेंगे। उसके बाद हम वैल्यूएशंस की बात करेंगे, जो कि हम कंपनी को प्राइस टू सेल्स, प्राइस टू अर्निंग्स और प्राइस टू बुक के बेस पे देखेंगे कि आज की डेट में वैल्यूएशंस जो है वो कहाँ पे हैं और क्या यहाँ से वैल्यूएशन एक्सपेंशन हो सकता है या नहीं हो सकता। उसके बाद हम कुछ टेक्निकल्स की बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि वैल्यूएशंस तो अगर ठीक भी हैं तो क्या प्राइस ट्रेंड ऐसा है कि यहाँ से अच्छा कर सकता है या नहीं, तो उसकी बात हम टेक्निकल्स में करेंगे। फिर हम की डेवलपमेंट्स और की रिस्क फैक्टर्स की बात करेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन फ्यूचर कंपनी की ग्रोथ को इम्प्रूव कर सकते हैं, यहाँ यहाँ से इम्पैक्ट कर सकते हैं। एट द एंड हम वीडियो को समराइज करेंगे, जिसमें कि मैं वैल्यूएशंस फंडामेंटल्स, वैल्यूएशंस और टेक्निकल्स तीनों के बेस पे स्टॉक को रेट करूंगा। जिसमें कि सपोज रेड कलर अगर मैंने रेट किया फंडामेंटल्स को तो मेरे को फंडामेंटल्स खराब लग रहे हैं, अगर मैंने फंडामेंटल्स को ग्रीन रेट किया तो मेरे को फंडामेंटल्स अच्छे लग रहे हैं, और अगर मैंने फंडामेंटल्स को येलो रेट किया तो फंडामेंटल्स ना ज़्यादा अच्छे हैं ना ज़्यादा खराब हैं, ठीक ठाक है। और सिमिलर टू दिस वैल्यूएशंस और टेक्निकल्स पे भी हम स्टॉक को रेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलरली ऐसा एक स्टॉक एनालिसिस मिलता रहेगा, जिससे आप खुद सीखेंगे कि एक स्टॉक को किस तरह एनालाइज करते हैं, और साथ ही साथ ये भी सीखेंगे कि एक कंपनी की किस तरह से हिस्ट्री पढ़ते हैं, किस तरह से उसके ग्रोथ को एनालाइज करते हैं, किस तरह से उसके रिटर्न रेशियोज को देखते हैं। तो इस सब का आप ये सब आप जो है वो खुद सीख सकते हैं, और साथ ही साथ जो भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं वो भी आपके लिए एज अ रॉ मटेरियल काम कर सकता है इन फ्यूचर। अगर आप उस स्टॉक को देखना चाहते हैं, उसमें इंटरेस्टेड है, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा रिसर्च वर्क साबित हो सकता है। और साथ ही साथ अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे ऐसा वीडियो चाहिए तो आप मेरे को उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखें, अगर मेरे को वो बिज़नेस समझ आएगा तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। और सबसे पहले हम बात करते हैं बिज़नेस के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि डेयरी प्रोडक्ट और उसके रिलेटेड प्रोडक्ट जैसे कि दही योगर्ट हो गया, उसके अलावा घी हो गया, फ्लेवर्ड मिल्क हो गया, लस्सी हो गया, आइसक्रीम्स हो गया, और साथ ही साथ कुछ पैकेज जो स्वीट्स हैं यहाँ पे अगर आप देखें तो इस तरह के कुछ पैकेज स्वीट्स भी कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आज के डेट में जो मेजोरिटी सेल है वो दूध से आती है। आई थिंक अराउंड 60% ऑफ देयर सेल कम फ्रॉम मिल्क। एंड उसके बाद आई थिंक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की जो सेल है वो पिछले 3-4 सालों में लगभग 20-25% से बढ़ के 37% के आसपास पहुंच गई है आज की डेट में। यहाँ पे आई थिंक इन्होंने ब्रेकआउट भी दिया होगा अपनी प्रेजेंटेशन में, अगर अगर यहाँ पे इन्होंने रिसेंट लिया हो तो देखते हैं हम। तो इनका जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है वो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, जिसमें योगर्ट हो गया, फ्लेवर्ड मिल्क हो गया और ये सब। तो यहाँ पे आई थिंक इन्होंने नहीं दिया है ब्रेकअप कि किस तरह से इनका वैल्यू एडेड सेगमेंट ग्रो किया है। तो इट्स ओके, इनके आई थिंक एनुअल रिपोर्ट में ये दिया हुआ है। तो इट्स ओके, वो हम बाद में देख लेंगे, आप खुद जाके भी इनके एनुअल रिपोर्ट देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, कंपनी ऑल्सो मैन्युफैक्चर एंड सेल एनिमल न्यूट्रिशन टू द फार्मर्स। तो जैसे कि फीड, जो जानवरों को फीड चाहिए होती है, जिससे कि दूध की जो क्वालिटी वो इम्प्रूव होती है, और साथ ही साथ जो दूध है वो गाय और भैंस ज़्यादा देती है, तो वो भी कंपनी मैन्युफैक्चर करके फार्मर्स को सेल करती है। और उसमें इनका पिछले 3-4 सालों में काफ़ी अच्छा ग्रोथ रहा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इन्होंने अपनी फीड बिजनेस का यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। एक सेकेंड, ये मैंने इनका जो Q1 FY26 की जो है वो प्रेजेंटेशंस है, तो वो आप भी खुद जाके पढ़ सकते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ये देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे कंपनी की जो सब्सिडरी है न्यूट्रीवेट लिमिटेड करके, हेरिटेज न्यूट्रीवेट, तो इसमें अगर आप देखें तो एक 1069 आई थिंक, ये मिलियंस में फिगर, यहाँ लैख में है पता नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, 60% एंड देन अगेन 10-15%। और सेम प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है पिछले 2-3 सालों में। तो ये जो इनका फीड बिजनेस है, आई थिंक ये पिछले 2-3 सालों में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनके जो मार्जिन है यहाँ जो इम्प्रूव हैं, और साथ ही साथ इन फ्यूचर भी यहाँ पे मार्जिन इम्प्रूव हो सकते हैं। तो ये मिलियंस में है फिगर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 106 करोड़ का सेल था यहाँ। 1 सेकेंड, एक सेकेंड, यहाँ पे अगर आप देखते हैं, मैं आपको एक बार फिर इनके फिगर्स दिखाता हूँ जो इनको ये फीड बिजनेस के हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से इन्होंने ग्रोथ किया है। तो आई थिंक 100 करोड़ से 160 करोड़, फिर 189 करोड़, ऐसा कुछ ग्रोथ है। तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ रहा है इनका पिछले 2-3 सालों में।
ये कहाँ गया? ये देखिए, तो ये 106.9 करोड़ की सेल, फिर 160 करोड़ की सेल, अब 184 करोड़ की सेल इस साल की है। और उसी तरह अगर हम इनका प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो 2.4 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके बाद 8.4 करोड़, और अभी 16.9 करोड़। तो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो किया है इस बिजनेस में, और इन फ्यूचर यहाँ पे शायद प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रो कर सकती है, क्योंकि अगर हम इनके कंपटीटर्स का देखें तो यहाँ पे 16-17% के बिट्टा मार्जिन भी वो करते हैं, और ये आज के डेट में आई थिंक 10 से 11% का बिट्टा कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, कंपनी सेल प्रोडक्ट डायरेक्टली टू कस्टमर्स, तो B2C सेल है, और उसके साथ साथ कंपनी जो है वो होटल, रेस्टोरेंट्स और कैफेज को भी सेल करती है, जो कि हम B2B सेल में मानते हैं। जो मेजोरिटी सेल है वो B2C में आता है, 70 से 75% जो इनकी सेल है वो डायरेक्ट टू कंज्यूमर से आती है, और जो 25% के आसपास का सेल है वो इनका इस मॉडल से आता है जो B2B है। तो B2B मॉडल में ये होता है कि थोड़ा सा इसमें वर्किंग कैपिटल आपको ज़्यादा चाहिए होता है, आपको उधारी ज़्यादा देनी पड़ती है, तो ये सब, और थोड़ा सा मार्जिन में कम होता है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट टू कस्टमर्स। तो जो मेजोरिटी सेल है वो कस्टमर से आती है, तो जो कि एक अच्छा साइन है। उसके बाद अगर हम देखें तो कंपनी मेजरली जो है वो सदर्न स्टेट्स में ऑपरेट करती है, जैसे कि तेलंगाना हो गई, उसके साथ आंध्र प्रदेश हो गई, उसके साथ अगर हम और देखें कर्नाटका। तो अगर आप इस एरिया से, तो आपने इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है उनको काफ़ी बार कंज्यूम भी किया होगा, और आपको पता होगा कि कितना कंपनी जो है वो सदर्न स्टेट्स में कितना डोमिनेंट फोर्स है। कंपनी बहुत ही अच्छा नाम है इनका सदर्न स्टेट्स में। और उसके बाद अगर हम बात करें, आज के डेट में कंपनी धीरे धीरे दूसरे स्टेट्स में भी एक्सपैंड कर रही है, जैसे कि वेस्टर्न, ईस्टर्न और नॉर्दर्न स्टेट्स में भी कंपनी धीरे धीरे एक्सपैंड कर रही है। तो बेसिकली ये एक अमूल जैसा बिजनेस मॉडल है, या फिर आप डोडला डेयरी अगर आपने पढ़ा है तो उस जैसा बिजनेस मॉडल है, जो कि धीरे धीरे अब नए एरियाज में भी एक्सपैंड कर रहा है। अगर अब आप बात करते हैं फंडामेंटल्स की, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ग्रोथ की, फिर हम मार्जिन्स की बात करेंगे। इन दोनों को हम पिछले 5 साल और पिछले 4 क्वार्टर के बेस पे एनालाइज करेंगे, कि देखेंगे कि किस तरह से ट्रेंड रहा है, और क्या ये इंप्रूव कर रहे हैं या क्या ये खराब हो रहा है। उसके बाद हम रिटर्न रेशियोज की बात करेंगे, जिसमें ROC और ROE दोनों की बात होगी। फिर हम बात करेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो की। फिर हम बात करेंगे ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और सॉरी, ये पहले हम बात करेंगे ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी की, फिर हम बात करेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो की। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं ग्रोथ से। तो यहाँ पे अगर आप 2021 को इग्नोर करते हैं, क्योंकि ये कोविड इम्पैक्टेड ईयर था, उसके अलावा बाद अगर आप देखें तो ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा है। अगर आप एवरेज निकालें तो 12-14% का ग्रोथ कंपनी करके दिखा सकती है, और इन फ्यूचर भी कंपनी का टारगेट है 12 से 13% का रेवेन्यू ग्रोथ का टारगेट है। तो ग्रोथ काफ़ी अच्छा है पिछले 4 सालों में, और सेम अगर पिछले 4 क्वार्टर में देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में यहाँ पे अगर आप देखें तो पिछले 2 क्वार्टर में मार पड़ी है इनको, और उसका रीज़न क्या है कि जो जून का क्वार्टर था वहाँ पे तो इनका ज़्यादा इस पर बारिश पड़ी, उसकी वजह से इनका जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का सेल है वो कम हो गया था, तो उस वजह से इनके मार्जिन कोलैप्स कर गए थे। यहाँ पे अगर हम इनकी इनके स्क्रीन पे जाके देखते हैं तो ये देखिए, तो जो 9% के EBITDA मार्जिन थे लास्ट ईयर जून में, वो इस साल 6% के रह गए, क्योंकि जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, जैसा कि आइसक्रीम हो गया, लस्सी हो गया, या फ्लेवर्ड मिल्क हो गया, तो ज़्यादा बारिश की वजह से मौसम ठंडा हो गया, उसकी वजह से इनका जो मार्जिन है यहाँ पे कोलैप्स कर गया था। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे कंपनी ने अपनी प्रेजेंटेशन में भी अगर आप देखें, ये देखिए, तो वेदर लेड ब्लिप इन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कैटेगरी, फंडामेंटल्स रिमेन स्ट्रॉन्ग। तो वैल्यू एडेड जो कैटेगरी है वहाँ पे प्रॉब्लम हुई है इनको। ये देखिए, अगर आप यहाँ पे कंपनी ने दिया है कि नंबर ऑफ रेनी डेज, अगर आप अप्रैल में बात करें तो 2024 में 0 थे, 25 में 4 थे, मई में बात करें तो 8 थे 2024 में, 2025 में जो है वो 15 थे, और सेम जून में 18 से 21 थे। तो बेसिकली बारिश ज़्यादा पड़ी है, बारिश का जो डिग्री है वो ज़्यादा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ठंडा रहा है इस बार एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो उस वजह से अगर हम देखें तो कंपनी के जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है उसका सेल कम होने की वजह से वहाँ पे मार्जिन ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ उस वजह से इनके मार्जिन कोलैप्स कर गए हैं। लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ 10% का, जो कि अच्छा है। तो ये एक आधा क्वार्टर ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो ग्रोथ अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे ये 2 साल भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था इनको, आई थिंक कुछ इन्वेंट्री क्लीनअप का कोविड के बाद प्रॉब्लम था, कि जैसे इन्वेंट्री में प्रॉब्लम आई थी तो वहाँ पे इनका लॉस वगैरह कुछ हो गया था, तो उस वजह से इनका मार्जिन कोलैप्स हुआ था। तो यहाँ पे इन्वेंट्री लॉस जब होता है तो ऐसे बिजनेस में ये रिस्क होता है, क्योंकि शेल्फ लाइफ जो है प्रोडक्ट की वो लिमिटेड होती है। अब अगर आपने दूध ले लिया है तो अगर वो बिका नहीं है तो वो कुछ दिनों में खराब हो जाएगा, या कोई भी और प्रोडक्ट अगर आपने उससे बनाया है, दही बनाया है या पनीर बनाया है या घी बनाया है कुछ भी, तो वो कुछ टाइम बाद खराब हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे 1-2 साल इनके प्रॉब्लमेटिक रहे थे। उसके बाद अगर हम देखें ओवरऑल ग्रोथ अच्छा लग रहा है, ग्रोथ खराब नहीं है और इम्प्रूव कर रहा है। तो उसके बाद हम मार्जिन्स पे अगर आ जाएँ तो 5 साल का जो एवरेज है वो 7.1% का है। उसके बाद अगर हम FY25 का देखें तो 8% का आज के डेट में, तो 5 साल से इम्प्रूव हुआ है, और लास्ट के 3 सालों में मार्जिन इम्प्रूव हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर आप
2022 में इनका 7% पे मार्जिन रह गया था, उसके बाद 2023 में 4%। तो यहाँ पे मार्जिन कोलैप्स हुआ था। यहाँ पे आई थिंक ज़्यादातर डेयरी कंपनीज को प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि कोविड के बाद काफ़ी सारों को इन्वेंट्री भी राइट ऑफ करनी पड़ी थी, और उसके बाद जब डिमांड मिसमैच था, तो यहाँ पे मार्जिन में प्रॉब्लम आया था। उसके बाद अगर आप देखें तो पिछले 3 सालों में मार्जिन इंप्रूव किया है इन्होंने, 4 से 5%, 5 से 8%, अभी ट्रेलिंग 12 मंथ पे 7% है। लेकिन कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि आने वाले 2-3 सालों में शायद ये 9 से 10% तक मार्जिन ले जा सकते हैं। अगेन कंपनी बोल रही है, अगर होगा कि नहीं होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन मार्जिन ओवरऑल पिछले 2-3 सालों में इंप्रूव किया है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो मार्जिन रेगुलरली इंप्रूव किया है। जून 2025 और आई थिंक मार्च 2025 में मार्जिन थोड़ा सा गिरा है, लेकिन ओवरऑल मार्जिन इंप्रूव किए हैं पिछले 3-4 सालों में। तो अब अगर हम मार्जिन्स के बाद आ जाएँ रिटर्न रेशियोज़ पे, तो रिटर्न रेशियोज़ भी अगर आप देखें तो 2023 में इनका आरओई और आरओसी दोनों गिरे थे। उसका रीज़न क्या था, यहाँ पे आप देखें कि इनका जो मार्जिन थे, एबिटा मार्जिन, वो 4% पे गिर गए थे। वो आई थिंक इनका हिस्टोरिकल लो है। उससे पहले 2015 में 4% गिरे थे, लेकिन उसके अलावा 6-7% के आसपास मार्जिन रह रहे थे। यहाँ पे 1-2, यहाँ पे इसकी हम हिस्ट्री बाद में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंपनी का बिज़नेस था जो रिटेल बिज़नेस था, जिसमें कंपनी ग्रोसरी वगैरह सेल करती थी, जो कि बहुत ही लो मार्जिन बिजनेस था। लेकिन उन्होंने यहाँ पे उसका सेल किया, और उसी वजह से इनका यहाँ पे अगर आप देखें अदर इनकम बढ़ गया था, क्योंकि इन्होंने जो फ्यूचर रिटेल ग्रुप है, जो बिग बाजार और इजी डे ये सब ऑपरेट करता है, उनको अपना बिजनेस सेल किया था, उसमें इनको स्टेक मिला था, और उसकी वजह से इनका जो अदर इनकम है ये बढ़ गया था। क्योंकि इक्विटी स्टेक जब मिलता है तो उस पर जो भी प्रॉफिट होता है या जो भी लॉस होता है वो आपको अदर इनकम या अदर में दिखाना पड़ता है। तो उस वजह से यहाँ पे इनका अदर इनकम बहुत बढ़ गया था, और ये रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से यहाँ पे इनके जो वो थे लॉसेस, वो यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें एक्सपेंसेस में, तो ये देखिए मटेरियल कॉस्ट उतना ही रहा है, लेकिन अदर कॉस्ट, ये देखिए आप अदर कॉस्ट यहाँ पे ये 2-3 सालों में बढ़ गया था। उसका रीज़न यही है कि जब रिस्ट्रक्चरिंग होती है तो किसी भी बिजनेस में मार्जिन प्रेशर आता है, तो वो उस फेज़ की वजह से यहाँ पे कंपनी को प्रॉब्लम आई थी। लेकिन उसके अलावा इनके मार्जिन काफ़ी जो थे वो 6 से 7% के रेंज में रहते हैं, लेकिन अब 8% गए हैं, और इन फ्यूचर कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है मार्जिन थोड़े और इंप्रूव होंगे। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो पिछले 5 में से 4 साल आरओसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, और सेम ट्रेंड जो है वो आरओई में भी नजर आता है। और इन फ्यूचर अगर मार्जिन यहाँ से इंप्रूव करते हैं तो शायद ये जो रेशियोज है वो थोड़े और इंप्रूव हो सकते हैं। ओवरऑल दोनों ही रेशियोज काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। अब हम बात करते हैं अगर कैश फ्लोज की, तो कैश फ्लोज भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है कंपनी के। सिर्फ अगर आप 2023 को हटा दें, उसके अलावा हर साल बहुत ही स्ट्रॉन्ग कन्वर्जन है, जो कैश कन्वर्जन है, और एवरेज लेवल पे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैश कन्वर्जन है कंपनी का। तो जो कैश फ्लोज है वो भी हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। और सेम ट्रेंड अगर हम देखें तो डेट टू इक्विटी रेशियो में भी देखें आप, तो डेट टू इक्विटी रेशियो भी बहुत ही रीजनेबल लेवल पे है। रिसेंटली ये बड़ा ज़रूर है। यहाँ पे अगर आप देखें तो शायद इन्होंने डेट भी बढ़ाया, क्योंकि इन्होंने नया केपेक्स ला रहे हैं। ये देखिए, तो 69 से 19 हो गया था 2022 में, और अब 175 हो गया। तो डेट बढ़ा है पिछले 2-3 सालों में, लेकिन बुक वैल्यू भी बढ़ी है, तो उस वजह से डेट टू इक्विटी रेशियो वो काफ़ी रीजनेबल है। लेकिन डेट बढ़ा है, उसका रीज़न क्या है कि कंपनी केपेक्स कर रही है, जो कि इन्होंने नया रिसेंटली जो है वो आई थिंक 200 कुछ करोड़ का इनका आइसक्रीम का प्लांट आ रहा है इस साल। तो उस वजह से इनको डेट लेना पड़ा केपेक्स करने के लिए। और उससे पहले यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे डेट काफ़ी हैवी था। उसका रीज़न क्या था कि जो इनका रिटेल बिजनेस था वो काफ़ी ज़्यादा जो था वो कैपिटल कंज्यूमिंग था, और साथ ही साथ वहाँ पे मार्जिन बहुत ही थिन थे। तो वहाँ पे कंपनी लॉसेस में ऑपरेट कर रही थी, वहाँ पे उस वजह से इनका डेट बढ़ गया था। लेकिन जब उन्होंने वो बिजनेस सेल किया, उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे अपना डेट पे ऑफ कर दिया था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आई थिंक 2021 में ये नेट डेट लेवल पे फ्री हो गए थे, डेट फ्री। नहीं, नेट डेट लेवल पे इनके पास लगभग 40 कुछ करोड़ का डेट बचा था, जो कि 250 करोड़ से कम गिर के 40 कुछ करोड़ का हो गया था। तो वहाँ पे रिस्ट्रक्चरिंग का यही फायदा हुआ था इनको, कि इनका डेट कम हुआ। उसके बाद जो इनका लो मार्जिन बिजनेस था वो चला गया, और जो इनका हाई मार्जिन डेयरी बिजनेस है वहाँ पे कंपनी ने फोकस करना शुरू किया, और उसके बाद ग्रोथ भी कंपनी का इंप्रूव हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो पिछले 2-3 सालों में ग्रोथ भी कंपनी का इंप्रूव हुआ है, सिर्फ मार्जिन से नहीं। यहाँ पे 2470 से लेके 4000 करोड़ के प्लस का ग्रोथ कंपनी ने कर दिया। तो पिछले 3-4 सालों में आई थिंक 16% का ग्रोथ CAGR किया है, तो जो कि काफ़ी अच्छा है। तो अब ओवरऑल अगर हम देखें तो फंडामेंटल्स हमें अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अब हम आ जाते हैं वैल्यूएशंस पे, कि इन फंडामेंटल्स को लेने के लिए वैल्यूएशंस किस तरह है कंपनी के। तो अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो पी जो है वो 25.7 टाइम्स है आज की डेट में। पिछले 5 साल का एवरेज 25.6 टाइम्स है, और पिछले 10 साल का एवरेज 24.7 टाइम्स है। तो ओवरऑल पी महंगा नहीं है एज कम्पेयर टू एवरेज, लेकिन थोड़ा सा हायर साइड में है। तो यहाँ पे बिल्कुल जो आप बोलते हैं ना कि एक
बिल्कुल लाइन पे है कि इस साइड भी ओवर वैल्यू हो जाएगा, इस साइड अंडर वैल्यू, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर सपोज ये 20 पे गिरता है तो आपको थोड़ा सा ये चीपनेस की तरफ जाएगा, लेकिन अगर ये 30 से ऊपर जाता है तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा। लेकिन आज की डेट में ठीक लग रहा है, वैल्यूएशंस महंगे नहीं है। और सेम ट्रेंड अगर आप देखें तो प्राइस टू सेल्स थोड़ा सा बढ़ा है, क्योंकि उसका रीजन क्या है कि मार्जिन जब एक्सपैंड होते हैं तो प्राइस टू सेल जनरली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो 10 साल का एवरेज 0.8 है, 5 साल का 0.7 है, आज के डेट में 1.1 है, तो महंगा नहीं है। दोनों लेवल पे बहुत सस्ता भी नहीं बोलेंगे अगर आप पीई के बेस पे देखें। लेकिन अगर यहाँ से मार्जिन इंप्रूव होते हैं तो ये पीई और सस्ता हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में देखें, जहाँ पे आज आपको जो कंपनी 5-7% का ग्रोथ कर रही है वो 50 के मल्टीपल पे मिल रही है एफएमसीजी में ही, तो यहाँ पे कंपनी जो है ये 12-13% का ग्रोथ दिखा रही है। और अगर ये 25 के पीई पे मिल रही है तो फिर भी एज कम्पेयर टू मार्केट इट्स अ बेटर बाय। अगेन कोई रेकमेंडेशन नहीं है, आपको अपना इस पे इंडिविजुअल रिव्यू खुद लेना है। लेकिन अगर मैं बोलूँ तो वैल्यूएशन रीजनेबल लग रहे हैं, उतने एक्सपेंसिव नहीं है। उसके बाद अगर हम प्राइस टू बुक की भी बात करें तो 4.7 टाइम्स है आज के डेट में, 5 साल का एवरेज 3.2 है और 10 साल का एवरेज 3.6 है। तो वैल्यूएशंस ओवरऑल ठीक लग रहे हैं, वैल्यूएशंस महंगे नहीं है। लेकिन अगेन कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पे, जो आपको एनालिसिस है वो अपना खुद करना है कि आपको कैसा लग रहा है वैल्यूएशन, आपको महंगा लग रहा है, सस्ता लग रहा है, तो उसके बेस पे आपको खुद एनालाइज करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पिछले 5 सालों में ये स्टॉक ने जो रैली दिया था ये 50 से भी ऊपर चला गया था, मल्टीपल 57.6 टाइम्स का हो गया था यहाँ पे मल्टीपल। तो अब मल्टीपल नीचे में गया था 17-18 टाइम्स, और आज के डेट में 25 टाइम्स चल रहा है। तो थोड़ा सा लाइन पे है, लेकिन इट्स ओके, इट्स नॉट अ वेरी हाई मल्टीपल जैसे आप बोले। अगर मार्जिन इंप्रूव होते हैं तो ये मल्टीपल और गिर जाएगा। और सेम अगर प्राइस टू सेल्स में भी देखें तो ऊपर में ये 1.6 टाइम्स गया था, और हिस्टोरिक हाई 1.8 टाइम्स गया था 2017 के बुल रन में। और उसके बाद स्टॉक देखिए, जब ये वहां पे गया था तो उसके बाद उनका जो रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह हुआ, बिजनेस सेल हुआ, प्रॉब्लम्स आए, मार्जिन कोलैप्स किए, तो उसके बाद 400 का स्टॉक जो है वो 130 पे आ गया था, 400 कुछ का स्टॉक। तो लगभग 60-70% का फॉल यहाँ पे मिला। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 660 से स्टॉक 370-360 के आसपास गिर गया था। तो यहाँ पे भी लगभग 40 से 50% का फॉल देखने को मिला जब वैल्यूएशंस हाई हुए तो। लेकिन ओवरऑल आज के डेट में अगर हम देखें तो वैल्यूएशन ठीक ठाक लग रहे हैं, उतने कोई खराब नहीं है। तो चलिए अब हम आ जाते हैं अपने टेक्निकल्स और प्राइस मोमेंटम पे। तो जैसा कि हमने बात किया कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखिए, तो प्राइस यहाँ पे सडनली यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था 23 अप्रैल 2023 में। तो 170 का स्टॉक सीधा आई थिंक एक साल में 660-70 पे पहुंच गया। मतलब कि लगभग लगभग 4 गुना ही हो गया स्टॉक, नियर अबाउट 3.5 to 4 टाइम्स हो गया एक साल में। लेकिन यहाँ पे वैल्यूएशंस काफी महंगे हो गए और यहाँ से स्टॉक वीक नजर आना शुरू हुआ। और यहाँ पे कंपनी जो है धीरे धीरे जो स्टॉक है वो कोलैप्स कर गया 361 पे। और इसका रीजन क्या है कि यहाँ पे मार्केट भी ओवरऑल काफी वीक हो गया था अक्टूबर के बाद, सब लास्ट सितंबर अक्टूबर 24, उसकी वजह से भी कुछ फॉल हुआ। और उसके साथ साथ कुछ वैल्यूएशन एक्सपेंसिव थे। उसके बाद एक थोड़ा मार्जिन अभी 1-2 क्वार्टर में थोड़ा ठंडा रहा है, तो उस वजह से ये स्टॉक जो है वो यहाँ पे अंडर परफॉर्म किया। लेकिन अगेन यहाँ पे अगर आप देखें तो एक तरीके का ये 2023 वाला ब्रेकआउट सा लग रहा है। यहाँ पे अगर आप सेम देखें तो सेम आपको प्राइस ट्रेंड दिखेगा। और वैल्यूएशंस भी यहाँ पे खराब नहीं है, वैल्यूएशंस भी आई थिंक वैल्यूएशंस भी सेम वहीं पे है जो 2023 में थी। तो शायद यहाँ से प्राइस अच्छा करे आने वाले 6-8 महीनों में, एक साल में। लेकिन अगेन कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, आपको ये खुद जाके स्टडी करना है कि आपको लगता है कि स्टॉक में मार्जिन इंप्रूवमेंट होगा, और यहाँ से अगर मार्जिन इंप्रूवमेंट होता है तो वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंड कर सकता है। और अगेन मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि रिकमेंडेशन कोई नहीं है, आपको अपना एनालिसिस खुद करना है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो वैल्यूएशन लुक्स रीजनेबल अलॉन्ग विद ट्रिगर्स फॉर मार्जिन इंप्रूवमेंट, जो जैसा कि हमने बात किया कि मार्जिन इंप्रूवमेंट होने का चांस है जैसे जैसे वैल्यू एडेड जो प्रोडक्ट है उनका सेल बढ़ेगा। और साथ ही साथ आज की डेट में कंपनी का नया प्रोडक्ट इनका योगर्ट जो इन्होंने लॉन्च किया है अपनी सब्सिडरी के थ्रू, तो वो भी अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हुआ है। तो उस वजह से भी मार्जिन थोड़ा सा अंडर प्रेशर है। जैसे ही वो थोड़ा स्केल होता है और वो प्रॉफिटेबल होता है तो मार्जिन थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए टेक्निकल्स के बाद हम आ जाते हैं अपने की डेवलपमेंट्स पे। तो बेसिकली सबसे पहले बात करें, कंपनी इज एक्सपेंडिंग जियोग्राफिकली इन न्यूअर स्टेट्स ऑफ नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया। यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया, इट्स ओके। तो ईस्टर्न और नॉर्दर्न जो इंडिया, वहाँ पे कंपनी धीरे धीरे एक्सपेंड कर रही है अपने जो है, क्योंकि आज के डेट में कंपनी का जो मेजर शेयर है वो आता है साउथर्न स्टेट से, जैसा कि तेलंगाना, आंध्रा हो गया। उसके बाद अगर हम कर्नाटका की बात करें तो इन सब स्टेट से ज़्यादा सेल आती है आज के डेट में। और जो नॉर्थ इंडिया हो गया, जैसे न्यू दिल्ली वगैरह, या फिर पंजाब हो गया, या फिर बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, इन सब स्टेट से आज के डेट में काफ़ी कम सेल आती है। तो इन फ्यूचर कंपनी यहाँ पे एक्सपेंड करना चाहती है, और उसके लिए कंपनी
ऑर्गेनिकली, यानी कि खुद का फैक्ट्री भी वहाँ पे लगा सकती है और साथ ही साथ किसी को एक्वायर करके भी वहाँ पे एक्सपेंड कर सकती है। तो ये एक अच्छा साइन है, ये एक ग्रोथ को ड्राइव करेगा इन फ्यूचर। उसके बाद अगर हम बात करें, कंपनी इज लॉन्चिंग न्यूअर प्रोडक्ट्स स्पेशली इन वैल्यू एडेड सेगमेंट। तो जितने भी इनके जो नए लॉन्चेस है वो ज्यादातर वैल्यू एडेड सेगमेंट में। यहाँ पे अगर आप देखें तो योगर्ट इन्होंने लॉन्च किया रिसेंटली, उसके बाद आइसक्रीम में एक्सपेंड कर रहे हैं। फ्लेवर्ड मिल्क इन्होंने, ये देखिए रिसेंटली आई थिंक लिवो ब्रांड जो है वो ज्यादा पुराना नहीं है तो अभी लॉन्च किया है। तो उस सब में उसके साथ साथ पैकेज जो स्वीट्स हैं वहां पे कंपनी अपने प्रोडक्ट एक्सपेंड कर रही है। तो ये एक अच्छा साइन है कि यहाँ से मार्जिन इंप्रूवमेंट हो सकता है इन फ्यूचर। उसके बाद अगर हम बात करें कि न्यू कैपेसिटी ऑफ आइसक्रीम इज कमिंग इन 2026, तो 2026 में इनका 200 कुछ करोड़ का आई थिंक आइसक्रीम का प्लांट है जो आ रहा है, तो जो कि इन फ्यूचर ग्रोथ को ड्राइव कर सकता है, क्योंकि आइसक्रीम एज अ सेगमेंट इंडिया में काफी तेजी से ग्रो कर रही है एज कम्पेयर टू अदर डेयरी प्रोडक्ट्स। उसके बाद अगर हम बात करें, कंपनी ऑल्सो प्लान टू इंक्रीज शेयर ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट फ्रॉम 35 टू 37% प्रेजेंटली टू 50%। तो ये कंपनी मैनेजमेंट का टारगेट है कि जो आज के दिन में 35 से 37% का वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, जैसा कि पनीर हो गया, घी हो गया या चीज़ हो गया, आई थिंक चीज़ तो नहीं मैन्युफैक्चर करते हैं लेकिन घी हो गया, कर्ड हो गया, फ्लेवर्ड मिल्क हो गया, लस्सी हो गया, तो उस सब का जो शेयर है वो आज के दिन में 35% के आसपास है, जो कि मैनेजमेंट 50% पे ले जाना चाहती है आने वाले 3 से 4 सालों में। अगेन कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा, लेकिन ये उनका एक इंटरनल गोल है। अब ऐसा होता है कि नहीं होता है ये देखने वाली बात होगी। उसके बाद अगर हम बात करें, इंटरनल फैक्टर्स तो हो गई है कि कंपनी क्या कर रही है, लेकिन रिसेंट जो जीएसटी कट मिला है पनीर पे या और डेयरी प्रोडक्ट्स पे, तो उस वजह से कंपनी को बेनिफिट क्या होगा कि जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर थे उनका और ऑर्गेनाइज प्लेयर का जो रेट का फर्क है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज प्रोडक्ट प्लेयर्स थे वो जीएसटी नहीं भरते थे, उस वजह से उनका प्रोडक्ट एज कम्पेयर टू ब्रांडेड प्रोडक्ट थोड़ा सा सस्ता भी आप खरीद सकते हैं, क्योंकि वहां पे उनके पास मार्जिन का जो जीएसटी है वहां पे उनको नहीं देना है, तो उनको उनके पास मार्जिन थोड़ा ज्यादा कमाने को, और उनका प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सपोज 100 रुपए का आप अनऑर्गेनाइज से खरीद रहे हैं और 100 रुपए का ऑर्गेनाइज प्लेयर से खरीद रहे हैं, तो ऑर्गेनाइज वाले प्लेयर को उस पर जीएसटी भी लगाना पड़ेगा। तो उसमें अगर हम देखें कि अगर 12% जीएसटी है तो वो 112 का प्रोडक्ट पड़ेगा आपको, अनऑर्गेनाइज से वही प्रोडक्ट जो है वो आपको 100 का पड़ेगा। तो अब जीएसटी जो कट्स हैं उसकी वजह से कंपनी को बेनिफिट मिलेगा कि अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज स्पेस में प्राइस का जो डिफरेंशियल है वो कम हो जाएगा, और जो आज के डेट में काफी सारी जो मार्केट है वो अनऑर्गेनाइज्ड है वो धीरे धीरे ऑर्गेनाइज पे शिफ्ट करेगी। तो ये कंपनी का इन फ्यूचर ग्रोथ ड्राइव कर सकता है, और साथ ही साथ जब प्रोडक्ट वैसे भी सस्ते होते हैं तो कंजम्पशन थोड़ा और बढ़ता है, तो ये दो फैक्टर काफी अच्छे से इन फ्यूचर कंपनी की ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं। और ये सिर्फ इसी कंपनी के नहीं, अगर आप डोडला की बात करें या पराग की बात करें या हटसन की बात करें या अमूल की बात करें, तो उन सबको भी ये बेनिफिट होने वाला है। और मैंने इस चैनल पे पराग और डोडला पे भी वीडियो बनाया, आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं की रिस्क फैक्टर्स की, तो मिल्क प्राइसेस जो है वो काफ़ी वॉलेटाइल रहते हैं। तो किसी सीजन अगर मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा है तो वहाँ पे प्राइसेस कम मिल जाएंगे, अगर मिल्क की प्रोडक्शन कम हुई है किसी फैक्टर की वजह से कि गर्मी ज़्यादा थी या कुछ और प्रॉब्लम हो गई, तो वहाँ पे जो है वो मिल्क की प्रोडक्शन कम होगी तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो ये पास ऑन करने में काफ़ी कई बार टाइम लगता है, तो कई बार 1-2 क्वार्टर जो है यहाँ पे मार्जिन ऊपर नीचे काफ़ी हो सकते हैं, और उस वजह से स्टॉक में काफ़ी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा किसी भी डेयरी कंपनी का अगर आप देखें। तो ये एक रिस्क फैक्टर भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। अगर आप समझते हैं कि ये मार्जिन जो कोलैप्स हुआ है एक आधे क्वार्टर में, ये शॉर्ट टर्म के लिए, तो आप वहां पे पोजीशन बना सकते हैं ऐसे स्टॉक में। और अगर आपको लगता है कि ये जो मार्जिन कोलैप्स हुआ है ये इन फ्यूचर भी ऐसा ही रहने वाला है, तो फिर वहां पे आप सेल भी कर सकते हैं अपना स्टॉक। तो ये आपको अगर इस चीज का आइडिया है कि कहाँ पे मार्जिन जो है वो परमानेंटली डैमेज हो गए हैं और कहाँ पे जो है वो टेम्पररी डैमेज हुए हैं, तो वो आपको एक अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है और रिस्क भी प्रोवाइड करता है। तो ये आपको समझना काफी जरूरी है कि मार्जिन जो है इनके काफी वॉलेटाइल रहेंगे इन फ्यूचर भी, और पास्ट में भी ऐसा ही रहा है। और ये आप अगर डोडला की बात करें उसमें भी ऐसा ही है, अगर आप पराग की बात करें उसमें भी ऐसा ही है, हैटसन की बात करें उसमें भी ऐसा ही है। और अमूल तो लिस्टेड नहीं है तो उनके हमें नंबर्स पता नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें तो कंपटीशन फ्रॉम प्लेयर्स लाइक अमूल, डोडला एंड अदर्स इज वेरी हाई। तो कंपटीशन जो है वो डेयरी सेगमेंट में काफी आई है, लेकिन अगेन कंजम्पशन और जो ग्रोथ रेट है वो भी इस सेक्टर में काफी अच्छा है। तो आई थिंक 10 से 12% का ग्रोथ टॉप लाइन जो है रेवेन्यू ग्रोथ में कंपनी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और उसके साथ साथ अगर थोड़ा मार्जिन एक्सपेंशन हो जाए तो जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो थोड़ी और तेजी से बढ़ जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें, गोइंग इन न्यूअर ज्योग्राफीज इज ऑलवेज रिस्की
थिंग इन केस इफ इट इज़ नॉट एग्जीक्यूटेड प्रॉपरली, क्योंकि जो जो भी नए कस्टमर्स होते हैं नए एरिया में, वो यूज टू होते हैं एक ब्रांड के। सपोज अगर आप अमूल का कुछ कंज्यूम कर रहे हैं दूध, या फिर अगर आप डोडला का दूध कंज्यूम कर रहे हैं, तो इट्स वेरी हार्ड फॉर कि किसी कोई नया प्लेयर आए और आपको बोले कि ये ब्रांड का कंजम्पशन जो आप प्रोडक्ट जो कंज्यूम कर रहे हैं उसको छोड़ के हमारे ब्रांड में आ जाए। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे एग्जीक्यूशन रिस्क रहता है हमेशा जब आप नई ज्योग्राफी में जाते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पे लोग जो कस्टमर है वो आपके ब्रांड से अवेयर नहीं है, तो उनकी जो हैबिट है कंजम्पशन हैबिट उसे चेंज करना काफी मुश्किल रहता है। तो ये एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। लेकिन अगर आप नई ज्योग्राफीज में नहीं जाएंगे तो आपका ग्रोथ भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। तो ये एक रिस्क फैक्टर भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। आप देखना होगा कि कंपनी इसको एग्जीक्यूट कैसे करती है। तो ये कुछ की रिस्क फैक्टर और की डेवलपमेंट्स थे। अब हम आ जाते हैं वीडियो की समरी पे। तो समरी पे सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल्स की, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम मुझे नजर नहीं आ रहा है एज ऑन डेट। ग्रोथ अच्छा है, मार्जिन अच्छे हैं, रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं, कैश फ्लो काफी अच्छा है, डेट टू इक्विटी रेशियो काफी रीजनेबल है, और ग्रोथ थोड़ा सा लंपी है, वो रहेगा ही रहेगा। कई बार सपोज बारिश ज्यादा पड़ गई, वहां पे आइसक्रीम का कंजम्पशन कम हो गया, या फ्लेवर्ड मिल्क का कंजम्पशन कम हो गया, या कुछ और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का कंजम्पशन कम हो गया। तो ऐसा इस इंडस्ट्री में थोड़ा चलता रहता है। लेकिन ओवरऑल आई थिंक कंपनी 10 से 12% का ग्रोथ शायद कर ले। और देखने वाली बात होगी, अगर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा एक पर्सनल व्यू, और यहाँ पे मैं गलत भी हो सकता हूँ। और सेम विद मार्जिन, शायद थोड़े से मार्जिन इंप्रूव हो इन फ्यूचर, जैसे जैसे इनका जो एनिमल फीड का बिजनेस है उसमें मार्जिन इंप्रूव होते हैं। साथ ही साथ जो इनका सब्सिडरी का जो नया बिजनेस है योगर्ट, वहाँ पे थोड़ा जो लॉसेज है वो कम होते हैं। उसके साथ साथ जो इनका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है उसका सेल बढ़ता है, तो मार्जिन इंप्रूव होते हैं। अगर मार्जिन इंप्रूव होते हैं तो रिटर्न रेशियोज भी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होंगे, और साथ ही साथ कैश फ्लोज भी इंप्रूव होंगे। तो ओवरऑल फंडामेंटल्स हमें काफी अच्छे लग रहे हैं। अब हम बात करते हैं वैल्यूएशंस की। तो वैल्यूएशंस हाई नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हायर साइड में है। तो वैल्यूएशन थोड़ा सा लाइन पे है, ना ज्यादा हाई है ना ज्यादा लो है। यहाँ से थोड़ा गिर भी सकते हैं, एक्सपैंड भी कर सकते हैं। देखने वाली बात होगी कि कंपनी इन फ्यूचर किस तरह से आने वाले क्वार्टर में परफॉर्म करती है, तो उसके बेस पे हमें पता लगेगा कि वैल्यूएशन यहाँ से एक्सपैंड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो ओवरऑल वैल्यूएशन खराब नहीं है, ये आपको खुद एहसास करना है कि वैल्यूएशन आपको कैसे लग रहे हैं। और अगर आप खरीदना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, बेचना चाहते हैं वो भी आपकी मर्जी है, कोई भी यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है। तो हम बात करते हैं अगर टेक्निकल्स की। तो टेक्निकल्स में अगर आप देखें तो ये देखिए, पहले प्राइस यहाँ पे मार्केट के साथ गिरा, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें फरवरी के बाद प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ चल दिया है। तो टेक्निकल्स इंप्रूव हो रहे हैं, तो प्राइस ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। और यहाँ से शायद आने वाले 6-8 महीने 1 साल में प्राइस अच्छा कर सकता है। अगर हम टेक्निकल्स के बेस पे देखें, अगेन कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, आपको अपना एनालिसिस खुद करना है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। और हो सकता है यहाँ से प्राइस जो है ऊपर को जा रहा है, हो सकता है कल को ये नीचे भी गिरना शुरू हो जाए, यू नेवर नो। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स के साथ अच्छा ब्रेकआउट मिला है, तो शायद प्राइस आने वाले 6-8 महीनों में अच्छा कर सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जो हेरिटेज फूड्स पे था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इन फ्यूचर भी मैं आपके लिए ऐसा ही स्टॉक एनालिसिस रेगुलर बेस पे लेके आता रहूंगा, जिससे कि आप खुद सीखेंगे कि एक कंपनी को किस तरह से डिफरेंट एस्पेक्ट से एनालाइज करते हैं, और खुद किस तरह से आप किसी भी कंपनी का ऐसा एनालिसिस कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और कंपनी पे किसी जो कि जिसमें आप इन्वेस्टेड हैं, जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, तो उस पर ऐसा वीडियो लेके आऊँ, ऐसा एनालिसिस लेके आऊँ, तो आप उसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर मेरे को वो बिजनेस समझ आएगा तो मैं उस पर वीडियो जरूर लेके आऊंगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखें अपना बहुत सा ख्याल। धन्यवाद।